हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 जीव विज्ञान के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 1 से पेपर कोड 348 केजी को लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक एक नंबर के पूछे गए प्रश्न और इसमें जो दो दो नंबर के प्रश्न हैं उनको कराने वाले हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत आखिर कौन सी होती है। तो इसकी सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम। क्या होती है? तो इसकी सबसे आंतरिक जो परत है तो वो होती है टेपिटम। और आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं कि इस टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है पराग कणों को पोषण देना। इसका कार्य होता है पराग कणों को पोषण देना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है। और इस मोचित का मतलब होता है निकलना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु जो होते हैं तो वो शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वीर्य सेचन। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वीर्य सेचन। अब इसमें तीसरा है जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या है? इसमें है कि जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आखिर कौन सा होता है। तो इसमें होता है डीएनए या आरएनए। मतलब इसमें से कोई एक ही होगा, या तो होगा इसमें डीएनए या होगा इसमें आरएनए। अब अगला है इसमें कि आखिर आणविक कैंची क्या होती है। आणविक कैंची क्या होती है? तो आणविक कैंची डीएनए को काटने का काम करती है। और आणविक कैंची का दूसरा नाम होता है प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होता है? तो आणविक कैंची का दूसरा नाम होता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो अगर कोई आपसे पूछे आणविक कैंची क्या होती है, तो आणविक कैंची डीएनए को काटने का कार्य करती है और इसका दूसरा काम होता है, मतलब इसका दूसरा नाम होता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो ये तो थे आपके एमसीक्यू। अब हम देखेंगे इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। क्या पूछा गया था कि अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन किसे कहते हैं। तो अंडाशय से अंडाणु जब निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है तो इसे ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। आपको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें अंडाणु कहाँ पर बनता है, तो वो अंडाशय में बनता है। और जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो अंडवाहिनी में चला जाता है। तो अंडाणु का अंडवाहिनी में चला जाना ही अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन कहलाता है। अब है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है इसमें पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। या फिर एक लिख लो या फिर आपसे इसमें दो भी पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। तो एक तो होता है इसमें जीवाणु और दूसरा होता है कवक। तो पारितंत्र के अपघटक का नाम है जीवाणु और कवक। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होते हैं। तो जो खुद को तो फायदा दे और दूसरों का नुकसान करे तो उसे कहते हैं परजीवी। और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है एक बाह्य परजीवी, यानी जो आदमी के बाहर होता है, जैसे कि जू। तो इसका एग्जाम्पल है जू, जो कि सिर में होती है, जो कि हमें दिख जाती है बाह्य। ठीक है। अब अगला है इसमें डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखिए। तो जो डीएनए है उसके दो क्षारों के नाम है। एक तो है एडेनिन। क्या है? एडेनिन। और दूसरा है थाइमीन। तो एडेनिन और थाइमीन डीएनए के दो मुख्य क्षार हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया। इसके दो कारण लिखिए। मतलब कि जो ये मॉर्गन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट में फल मक्खियों का ही चयन क्यों किया। आपको इसके दो कारण लिखने हैं।
तो इसीलिए क्या, एक तो इनका छोटा जीवन चक्र होता है, मतलब कि ये कम ही सालों के लिए जीते हैं, और दूसरा ये तेजी से जनन करते हैं, मतलब इनमें बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, मतलब इनके बच्चे जल्दी होते हैं, और दूसरा इनका जो जीवन चक्र होता है तो वो कैसा होता है, तो वो होता है छोटा। और इसका दूसरा कारण है कि बड़ी संख्या में संतानें होती हैं इनकी, और जो इनका रख रखाव है तो वो कैसा होता है, तो वो होता है सरल। तो इसके दो कारण ये रहे। अब आते हैं हमारे दो दो नंबर वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए। तो क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आनुवंशिकी को परिभाषित करना है आपको। तो इसमें आप लिखोगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता और दूसरा इसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। अब अगला इसका तीसरे का ख पाठ है कि वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या है, तीसरे का ख है कि वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आप लिखोगे कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते या उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है। मतलब कि आप जो रंग होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते हो, उसमें आपको दिक्कत होती है, और यह आमतौर पर जन्मजात होता है। मतलब कि ये जिसके भी होता है तो ये उसके जन्म से ही होता है। और दूसरा है कि पुरुषों में अधिक पाया जाता है ये। और इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाली शंकु कोशिकाओं की कमी है। मतलब इसका मुख्य कारण है कि रेटिना में जो रंग पहचान करने वाली शंकु जो कोशिका होती है तो वो कम होती हैं। ठीक है। अब इसका तीसरे का यह है कि प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों के नाम लिखिए। क्या पूछा है, तो इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों के नाम लिखिए। तो एक तो है फैल्सीपैरम, एक है फैल्सीपैरम और दूसरा है वाईवैक्स। फैल्सीपैरम और दूसरा है वाईवैक्स। अब अगला है इसमें हाँ, अब तीसरे का घ है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है। क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ। जैसे कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। इसका मतलब अब उसके पास 100% ऊर्जा है, यानी 100% ऊर्जा है। जब उसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लिया है तो अब उसके पास कितनी ऊर्जा है, तो उसके पास है 100% ऊर्जा। तो यही सकल प्राथमिक उत्पादकता है। अब हम देखेंगे नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या है। तो वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। यानी एग्जाम्पल के लिए समझो कि जब पौधे में 100% ऊर्जा है तो अब उतनी ही ऊर्जा थोड़ी ना रहेगी उसमें। अब जैसे पौधा श्वसन क्रिया करेगा तो उसकी ऊर्जा खर्च होगी। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता यही तो है कि जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसमें से अगर आप श्वसन की दर, आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, तो नेट प्राथमिक उत्पादकता को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन की दर को हटा दिया जाए तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता मिलती है। एनपीपी होती है नेट प्राथमिक उत्पादकता, और जो जीपीपी का मतलब होगा सकल प्राथमिक उत्पादकता, और इसमें से अगर आर को घटा दिया जाए यानी श्वसन की दर को घटा दिया जाए तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है कि आहार जाल पर टिप्पणी लिखो। क्या है, आहार जाल पर टिप्पणी लिखो।
तो इस पे लिखोगे कि यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो कि ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, और जहाँ एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। आहार जाल क्या होता है कि यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं, मतलब कि जो खाने की चैन होती है, उसका एक जटिल नेटवर्क होता है जो कि ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, यानी उसके एनर्जी को दर्शाता है। और इधर एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा दूँ, जो बाज होता है पक्षी, तो वो घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है, और वो दूसरा मेंढक को भी खा सकता है, और दूसरा गिरगिट को भी खा सकता है। तो एक ही जीव कई जीवों को खा सकता है, तो इसे ही आहार जाल कहते हैं। ठीक है, तो आज थे इस वीडियो में हमारे 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।